रूस ने एक यूक्रेनी गांव पर कब्जे के लिए 1500 से ज्यादा दिन लगा दिए। टैंक, तोपे, ड्रोन के झुंड, हजारों सैनिक, और फिर भी रूस जीत नहीं पाया है। ये बस एक और नाकाम हमला है। ये उन सबसे स्पष्ट उदाहरणों में से एक है कि रूस का आक्रमण कैसे भारी नुकसान और घटते लाभों का युद्ध बन गया है। सारी कोशिशों के बाद भी क्रेमलिन इस पर कब्जा नहीं कर सका। जिस गांव का जिक्र है उसका नाम माला मलाडोकमाचका है और यह नक्शे पर खास नहीं दिखता। ये गांव केवल 3 वर्ग मील यानी 8 वर्ग किलोमीटर में फैला है और हमले से पहले यहाँ 3000 से अधिक लोग रहते थे। ये गांव पोलोही जिले मध्य जापोरिजिया में है और जापोरिजिया शहर से करीब 37 मील यानी 60 किलोमीटर दूर है। यहाँ कोई प्रसिद्ध स्थल नहीं है। युद्ध से पहले यह गांव अपनी ईंट फैक्ट्री के लिए जाना जाता था, जहाँ कई लोग काम करते थे। संक्षेप में कहे तो यह गांव देश भर में फैली अनगिनत अन्य यूक्रेनी बस्तियों की तरह ही है, जिनमें से सैकड़ों पर समय के साथ रूसी सेना ने कब्जा कर लिया है। फिर भी यह जगह, जो पहली नज़र में बिल्कुल साधारण लगती है, सैन्य इतिहास के कुछ सबसे प्रसिद्ध स्थानों से तुलना की गई है। कार्थेज, कॉन्स्टेंटिनोपल, लेनिनग्राद, अलेक्जेंड्रिया, ट्रॉय और वर्दन जैसी जगहों से। क्यों? क्योंकि रूस के लिए इसे कब्जा कर पाना और नियंत्रित रखना लगभग असंभव रहा है। टैंक, गोले, हमला दस्ते और बख्तरबंद कॉलम, क्रेमलिन की सेनाओं ने यहाँ पूरी ताकत लगाई, लेकिन सब बेकार गया। ये अब भी यूक्रेन के नियंत्रण में है। इसकी वजह जानने के लिए हमें आक्रमण के बाद गांव की घटनाएं देखनी होंगी। मलाडोकमाचका ने रूसी सेना का कहर जल्दी ही महसूस किया। युद्ध की शुरुआत से ही ये अग्रिम पंक्तियों के पास रहा। जब क्रेमलिन की सेनाएं जापोरिजिया में घुसी और दर्जनों छोटे शहरों और गांवों पर तेजी से कब्जा किया, जो इतने बड़े हमले के लिए तैयार नहीं थे, तब मलाडोकमाचका भी उन बस्तियों में शामिल हो गया था जो रूस के कब्जे में चली गई थी। ऐसा लग रहा था कि पुतिन को वही मिलेगा जो वे चाहते हैं और उनकी तथाकथित विशेष सैन्य कार्रवाई बिना किसी चुनौती के सफल साबित होगी। लेकिन उसके बाद के हफ्तों में यूक्रेन ने हालात को स्थिर करने में कामयाबी हासिल की। उसकी सेना और उसके नागरिक उठ खड़े हुए और मुकाबला किया, हमलावरों को रोकते हुए, रूसियों को पीछे धकेलते हुए, और उन कई बस्तियों को फिर से हासिल किया जो उनसे बेरहमी से छीन ली गई थी, जिसमें मलाडोकमाचका भी शामिल है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2022 के जून तक गांव पर भारी गोलाबारी होने लगी, जब रूसी गोले ऊपर से बरसने लगे। युद्ध से पहले ये बस्ती छोटी और विरल थी। रूस की बमबारी ने यहाँ बहुत कम छोड़ा। जो घर और इमारतें दशकों से वहाँ थी, जिन्होंने यूक्रेनी अकाल और द्वितीय विश्व युद्ध के नाजी कब्जे जैसी त्रासदियाँ झेली थी, वे भी मलबे में बदल गईं। मलाडोकमाचका काउंसिल भवन उनमें से एक था और पास की जेल, जिसे युद्ध के शुरुआती दौर में खाली करा लिया गया था, उसे भी गंभीर नुकसान पहुंचा। अपने घरों को गोलाबारी में घिरा देखकर कई स्थानीय लोगों को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा और आबादी कुछ हजार से घटकर सिर्फ कुछ 100 लोगों तक रह गई। उनमें से कई या तो बुजुर्ग थे, या उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, या फिर वे बस उस जगह को छोड़ना नहीं चाहते थे जहां वे पले बढ़े थे। कई लोगों की खुशहाल यादें वहीं जुड़ी थीं। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि गांव वाले अधिकतर समय गांव में ही रहते, संगीत बजाते, गाते, बाग बगीचों की देखभाल करते और पड़ोसियों से बातें करते थे। तब लगता था रूस को मलाडोकमाचका पर दोबारा कब्जा करने और उन खुशहाल कहानियों का अंत करने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। गोलाबारी से बर्बाद और छोटा होने के बावजूद यह गांव क्रेमलिन की सेना के लिए अब भी रणनीतिक रूप से अहम था। ये गांव तो T0815 हाईवे के पास था, जो ओरिखेव और पोलोही को जोड़ने वाला अहम स्थानीय रसद मार्ग था। अगर रूस मलाडोकमाचका पर कब्जा करता तो वह इसे क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आधार बनाता और ओरिखीव शहर की ओर बढ़ सकता था, जिसका लक्ष्य क्षेत्रीय राजधानी पर कब्जा करना था। जैसा कि दमित्रो पेलिक, जो यूक्रेन की 118वीं अलग मैकेनाइज्ड ब्रिगेड के संचार प्रमुख है, यह ब्रिगेड 2023 से इस क्षेत्र की रक्षा कर रही है, कहते हैं मलाडोकमाचका ओरिखीव का दक्षिणी प्रवेश द्वार है। अगर वे कमीने गांव में घुसने में कामयाब हो जाते हैं और वहां अतिरिक्त ड्रोन यूनिट्स के साथ अपनी स्थिति मजबूत कर लेते हैं, तो वे वहां की जिंदगी को पहले से भी ज्यादा नारकीय बना देंगे। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में बदलते गए,
पर रूसियों के लिए गांव पर कब्जा करना अब भी नामुमकिन था। 2023 की वसंत तक ये जगह पूरी तरह तबाह हो गई थी। अधिकांश घर तबाह थे। जहां फूलों के बाग और सेब के पेड़ थे, वहां अब गड्ढे और सड़कों पर मलबा था। जो लोग वहां रहने का फैसला कर चुके थे या जिनके पास कोई और विकल्प नहीं था, उन्हें लगातार गोलाबारी के खतरे के बीच रहना पड़ा। साथ ही अपने घरों में साफ पानी या बिजली जैसी बुनियादी जरूरतों के बिना भी जीना पड़ा। वे दिन रात का अधिक समय तहखानों में छुपकर बिताते थे, लेकिन इलाके में सैनिक उनकी रक्षा कर रहे थे। ड्रोन दल पुराने जेल और पास की अपार्टमेंट इमारतों में शरण लेते थे। वहां से अपने मानव रहित हवाई वाहनों यूएवी को हवा में भेजते थे ताकि आसपास के इलाके की निगरानी कर सके और उन रूसी सैन्य संसाधनों और सैनिकों पर हमला कर सके जो बहुत करीब आने की हिम्मत करते थे। 7 जून 2023 को यूक्रेन ने तय किया कि अब चीजों को अगले स्तर पर ले जाना है। अपने पश्चिमी सहयोगियों से मिले नए हथियारों से लैस होकर यूक्रेन की 47वीं असॉल्ट ब्रिगेड और 33वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने एक बड़े पैमाने पर जवाबी हमला शुरू किया, जिसका उद्देश्य रूसियों को मला टोकमाचका से पीछे धकेलना और पूरी तरह से जापोरिजिया से बाहर निकालना था। दुर्भाग्यवश उनकी रणनीति शुरू में महत्वाकांक्षा के अनुसार नहीं थी और शुरुआती कोशिश विनाशकारी साबित हुई। यूक्रेनी टैंकों का दस्ता गांव की सीमा के बाहर बारूदी सुरंग क्षेत्र पार करते हुए एंटी टैंक मिसाइलों की चपेट में आ गया। कुल मिलाकर 25 वाहनों को नुकसान पहुंचा या नष्ट कर दिया गया, जिसमें 5 लेपर्ड, 2 टैंक भी शामिल थे। सैनिकों को अपने वाहन छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा और वे खुद को और अपने घायल साथियों को सुरक्षित स्थान तक घसीटते हुए बमुश्किल बच पाए। 3 लगातार दिनों तक यूक्रेन ने रूसियों को पीछे धकेलने की कोशिश की और असफल रहा। उन्हें भारी गोलीबारी का सामना करना पड़ा और हर बार पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनके नुकसान इतने गंभीर थे कि कई सैन्य विशेषज्ञों ने यूक्रेन की आत्मरक्षा क्षमता पर संदेह जताया, बावजूद इसके कि उसे पश्चिमी समर्थन मिल रहा था। हाल के वर्षों ने दिखाया है कि यूक्रेन में संदेह करने वालों को गलत साबित करने की खासियत है। शुरुआती निराशा के बाद उसकी सेनाओं ने फिर से संगठित होकर अपनी रणनीति बदली, जिससे जल्दी ही काफी सकारात्मक परिणाम मिलने लगे। महीने के अंत में ब्रिगेडियर जनरल ओलेक्सी रोमाव ने बताया कि यूक्रेनी सेनाओं ने वहां लगभग 2 मील क्षेत्र फिर से हासिल किया। ये ज्यादा नहीं था, पर कुछ था, जिससे दोनों पक्षों में मोर्चाबंद लड़ाई का एक लंबा दौर शुरू हुआ। दोनों ने वार किए, पर कोई भी आगे नहीं बढ़ सका। स्थिति एक गतिरोध में फंस गई। रूसी सेनाएं मला टोकमाचका की ओर अलग अलग तरीकों से धकेलने और दबाव बनाने की कोशिश करती रहीं, लेकिन वे लगातार खुद को उस तरह की बड़ी सफलता हासिल करने में असमर्थ पाती रहीं जैसी उनके कमांडर मांग रहे थे। उन्होंने कई तरह की रणनीतियां आजमाई, जैसे टैंक और पैदल सेना के लड़ाकू वाहन भेजना, यूएवी और सैनिकों के छोटे छोटे खपाऊ दस्ते भेजना। कुछ भी काम नहीं आया। ये सब इसलिए था क्योंकि मला टोकमाचका में एक खासियत थी जो उसे यूक्रेन की बाकी बस्तियों से अलग बनाती थी। माँ प्रकृति का अनोखा तोहफा, जिसने इस गांव की रक्षा आसान और इसे कब्जा करना अन्य गांवों से ज्यादा मुश्किल बना दिया। लेकिन इससे पहले कि हम आपको ठीक ठीक बताएं कि वो क्या था, अगर आप ऐसी ही जानकारी और चाहते हैं तो द मिलिट्री शो को जरूर सब्सक्राइब करें। हम हर हफ्ते इसी तरह से सब कुछ विस्तार से समझाते हैं। मला टोकमाचका की मजबूती का मुख्य कारण इसका भौगोलिक स्थान है, जो इतिहास के पुराने और अहम सैन्य सबकों में से एक से जुड़ा है। युद्ध के समय ऊंची जगह होना एक अनमोल लाभ होता है। गांव खुद एक नीची घाटी में बसा है, लेकिन उसके चारों ओर ऊंची जमीन है। उन ऊंचाइयों पर नियंत्रण से मीलों तक दृश्य मिलता है, जिससे यह इलाका रणनीतिक रूप से अहम बनता है। ऊंची जगह पर सेनाओं के लिए दुश्मन की हलचलों को पहचानना और उनका पता रखना आसान होता है। रूस कुछ भी करे, चाहे वह टैंक भेजे या मोटरसाइकिलों पर सैनिक भेजे, मला टोकमाचका के रक्षक उन्हें आते हुए देख सकते हैं। वे उनकी गतिविधियों पर नजर रख सकते हैं, उनकी स्थिति का सटीक पता लगा सकते हैं, यह अनुमान लगा सकते हैं कि वे कुछ मिनट बाद कहां होंगे और अपनी तोपखाने की टीमों और ड्रोन पायलटों पर भरोसा कर सकते हैं कि वे उन्हें नष्ट कर देंगे। ऊंचाई के कारण वे हमेशा आगे रहते हैं और उन्हें बेखबर पकड़े जाने का लगभग कोई खतरा नहीं रहता। इसके अलावा यह तथ्य कि वे इतने लंबे समय तक मला टोकमाचका की रक्षा करने में सक्षम रहे हैं, उन्हें कई रक्षा पंक्तियां स्थापित करने की अनुमति देता है। गांव के भीतर सबसे अच्छे छिपने के स्थान और घात लगाने की जगह ढूंढना, बस्ती के चारों ओर के खेतों में बारूदी सुरंगें बिछाना
और रूसियों को ऐसे रास्तों पर ले जाना जो आसानी से देखे जा सके। इसलिए इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि यह गांव 2023, 2024 और 2025 के काफी समय तक यूक्रेन के नियंत्रण में ही रहा। 2025 के आखिरी चरणों में कुछ ऐसा हुआ जिससे गांव की कहानी एक बिल्कुल अलग दिशा में जा सकती थी। ठीक 20 अक्टूबर को रूस ने दबाव बढ़ाना शुरू किया। क्रेमलिन ने आदेश दे दिया था फ्रंटलाइन बलों को और आक्रामक होना था और खासकर जापोरिजिया क्षेत्र में जितनी जल्दी हो सके, जितना संभव हो उतना इलाका कब्जे में लेना था। वहां मॉस्को ने एक विशाल मशीनीकृत कॉलम भेजा जिसमें 4 टैंक, 12 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल, 8 बख्तरबंद कर्मी वाहक और 2 टाइगर मोबिलिटी वाहन शामिल थे। कुल मिलाकर 26 बख्तरबंद वाहन थे माला टोकमाचका पर एक बार और हमेशा के लिए कब्जा करने के लिए। ये प्रयास उतना ही नाकाम रहा जितना 2023 में यूक्रेन का जवाबी हमला, क्योंकि लगभग पूरी कॉलम ड्रोन और तोपखाने से नष्ट हो गई थी। फुटेज में रूसी टैंकों और पैदल सेना वाहनों के जले ढांचे और धुएं में सुलगते दृश्य दिखे। यूक्रेन ने यह भी बताया कि हमले में 30 से अधिक रूसी सैनिक मारे गए और जब इस संख्या को गांव पर कब्जा करने के अन्य कई प्रयासों में मारे गए सैनिकों में जोड़ दिया जाए तो इसका मतलब है कि रूस ने इस छोटे से गांव को कब्जा करने की कोशिश में 2000 से ज्यादा जानें गंवा दी है, लेकिन फिर भी असफल रहा है। कई मायनों में यह बड़े संघर्ष का एक छोटा सा प्रतिबिंब है। फ्रंट लाइन के कई इलाकों में रूस ने अपने लक्ष्य पाने के लिए टैंक, वाहन और भारी संख्या में सैनिक बेकार झोंक दिए हैं, लेकिन बार बार यूक्रेन ने उन्हें रोकने के तरीके खोज लिए हैं। नतीजतन क्रेमलिन आज जीत के उतना ही करीब है जितना वो 2022 में था, बल्कि कई इलाकों में उसे पीछे भी धकेला जा रहा है और हर गुजरते महीने के साथ उसके हताहतों की संख्या भी बढ़ रही है। लेकिन ऐसा लगता है कि वो कभी अपनी गलती से सीखता नहीं है। यहाँ तक कि अक्टूबर में माला टोकमाचका पर असफल हमले के बाद भी रूस के कमांडरों ने यह स्वीकार नहीं किया कि गांव को छोड़ देना चाहिए और उसके आसपास से रास्ता तलाशना चाहिए। उन्होंने एक के बाद एक हमले जारी रखे। समय के साथ टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों पर कम और छोटे छोटे हमलावर दलों पर ज्यादा निर्भर होने लगे। यह तरीका भी काम नहीं आया तो रूस और नीचे गिर गया और अपनी पसंदीदा चालों में से एक झूठ बोलने का सहारा लिया। 16 नवंबर 2025 को रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि गांव पूरी तरह से मुक्त हो गया है। सरकारी टीवी चैनलों पर भी बोरिस रोजिन जैसे तथाकथित सैन्य विशेषज्ञों ने दावा किया कि सेना मला टोकमाचका की ओर बढ़त बना रही है। बस एक ही समस्या थी, इनमें से कुछ भी सच नहीं था और यूक्रेन के पास इसे साबित करने के सबूत थे। असल में देश की प्रमुख मीडिया एजेंसियों में से एक यूनाइटेड 24 ने कई क्लिप्स इकट्ठा की जिनमें वही विशेषज्ञ मई 2025 से लेकर अप्रैल 2026 तक हर महीने बिल्कुल वही दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कई बार कहा कि रूस माला टोकमाचका पर कब्जा करने वाला है, लेकिन हर बार यह झूठ था। यूक्रेन ने 2025 के कठिन अंतिम महीनों में भी उस बस्ती पर नियंत्रण बनाए रखा और 2026 में भी ऐसा ही कर रहा है। हाल ही में गांव ने रूसियों के कब्जे में गए बिना 1500 से अधिक दिन पूरे होने का मील का पत्थर मनाया है। जैसा कि यूनाइटेड 24 ने बताया है, यह इसे इतिहास की सबसे लंबी घेराबंदी के मामले में कार्थेज और लेनिनग्राद जैसे स्थानों से आगे रखता है। वे अन्य उदाहरण विशाल और असाधारण रूप से अच्छी तरह से सुरक्षित शहर थे। अपने आकार और किलेबंदी के बावजूद वे प्रसिद्ध घेराबंदियां भी इस छोटे गांव की लड़ाई से छोटी थीं। फिलहाल इतिहास यूक्रेन के इस छोटे हिस्से में लिखा जा रहा है। उदाहरण के लिए 24 जून 2026 को यूक्रेनी दक्षिणी रक्षा बलों के प्रवक्ता व्लादिस्लाव वोलोशिन ने बताया कि रूस अभी भी गांव के पास हमले कर रहा था, लेकिन वह एक बार फिर कोई उल्लेखनीय प्रगति करने में असफल रहा। पिछले हफ्ते दुश्मन ने कई दिनों तक यूक्रेन की रक्षा बलों को मला टोकमाचका से हटाने और बस्ती में घुसने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने एक बार हल्के मोटर चालित वाहनों का इस्तेमाल करते हुए बड़े पैमाने पर हमला भी किया। अगले दिन दुश्मन ने फिर यूक्रेन की रक्षा बलों पर हमला किया, लेकिन 1 मीटर भी आगे नहीं बढ़ सका और इस मोर्चे पर कोई बढ़त नहीं मिली। कुछ दिन पहले जून के अंत में 20 से ज्यादा मोटरसाइकिलों और 10 हल लगे एटीवी पर सवार एक पूरा प्लाटून बस्ती के चारों ओर बारूदी सुरंग क्षेत्र में रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने यूक्रेन के ड्रोन झुंडों को निष्क्रिय करने के लिए
इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियां इस्तेमाल की, लेकिन वे असफल रहे। यूक्रेनी रक्षकों ने पूरे हमलावर दस्ते का सफाया कर दिया। उसके अनुमानित 36 सैनिकों को मार डाला या घायल किया। खुद कोई हताहत नहीं हुए। बोलोशिन कहते हैं कि कई असफलताओं के बावजूद रूस गांवों पर हमलों के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन अब क्रेमलिन के लिए इन्हें अंजाम देना पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया है। उदाहरण के लिए बस्ती पर हमला करने के लिए अपने सैनिकों को पास तक लाने के लिए भी रूसी कमांडरों को सबसे पहले अपने सैनिकों को उन क्षेत्रों से ले जाना पड़ता है जिन्हें किल जोन कहा जाता है, जहां यूक्रेनी हमलावर और बम वर्षक ड्रोन आसमान में गश्त करते हैं और उनकी नजर में आने वाले किसी भी दुश्मन को खोजकर नष्ट कर देते हैं। तो भले ही मलाटोक माचका के आसपास का इलाका अब भी मोर्चे का एक बेहद खतरनाक हिस्सा बना हुआ है, लेकिन ये रूस के लिए यूक्रेन की तुलना में कहीं ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। यह युद्ध शुरू होने के बाद मॉस्को की सेना की सबसे बड़ी नाकामी मानी जाती है, जबकि इसे दुनिया की दूसरी सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति कहा जाता है। इसके पास दुनिया के बेहतरीन टैंक, अजय तोपखाना, बम, गोला बारूद, ड्रोन और हथियारों का विशाल भंडार होना चाहिए था। इसके पास सबसे मजबूत सैनिक होने चाहिए थे। वे अनुभवी जाबाज जो मदर रशिया के लिए अपनी जान देने और अपने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। फिर भी वो मलाटोक माचका पर कब्जा नहीं कर सका, जबकि यह न कोई बड़ा शहर है, न कस्बा और न ही घेराबंदी के लिए बना था। यह कुछ हजार लोगों के शांतिपूर्ण घर के रूप में बना था, लेकिन अब एक असली किला बन गया है जिसकी चर्चा रोम और यरूशलेम के साथ होती है। ये तर्क और कारण के विपरीत है और बिल्कुल मेल नहीं खाता। सच्चाई यह है कि दुनिया की सबसे अधिक धन पाने वाली और सुसज्जित सेना एक छोटे गांव पर कब्जा नहीं कर पाई, और उसने सिर्फ खुद को शर्मिंदा ही नहीं किया है, इसने उस लंबे समय से चली आ रही असीमित शक्ति के भ्रम को तोड़ दिया है जिसे पुतिन ने इतने सालों में बनाया था। उन्होंने बड़ी मेहनत से यह कहानी गढ़ी और फैलाई कि रूस से डरना चाहिए और मॉस्को की ताकतवर युद्ध मशीन किसी भी विरोध को चीर फाड़ देगी जो उसके रास्ते में आने की हिम्मत करेगा। यही वही भ्रम था जिसने फरवरी 2022 में रूस के आक्रमण शुरू करने पर पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी थी। दुनिया ने मान लिया कि यह युद्ध क्रेमलिन की सेनाओं के लिए तेज और आसान जीत होगी, लेकिन धीरे धीरे वह भ्रम टूट गया और रूस की असली कमजोरी की अपमानजनक सच्चाई सामने आने लगी। यह कमजोरी मलाटोक माचका में सबसे स्पष्ट है, जहां यूक्रेन की 118वीं अलग मैकेनाइज्ड ब्रिगेड लगातार मोर्चा मजबूत कर अपनी जमीन की रक्षा कर रही है और एक के बाद एक रूसी हमले का सामना कर रही है। सिर्फ मलाटोक माचका या अग्रिम मोर्चों पर नहीं, रूस हर जगह दबाव में है। असल में हाल ही में रूस ने अपनी राजधानी मॉस्को पर हुए एक विनाशकारी हमले में सचमुच उसकी आंच झेली, जिसके बारे में आप इस वीडियो में और जान सकते हैं। उस हमले के जवाब में पुतिन को यूक्रेन के कब्जे वाले इलाकों से संसाधन हटाकर और उन्हें अपने देश की बेहतर सुरक्षा के लिए फिर से तैनात करने के लिए मजबूर होना पड़ा है, जिसके बारे में आप इस वीडियो में जान सकते हैं। अगर आप रूस यूक्रेन युद्ध की ताज़ा सैन्य खबरें और विश्लेषण पाना चाहते हैं तो आज ही द मिलिट्री शो सब्सक्राइब करें।